कल आपको मैंने 12th क्लास के यूनिट्स के बारे में बताया, कौन सी यूनिट कैसी है। और कल अपनी ये चर्चा हुई थी कि एक दो दिन अपने को थोड़ा 11th क्लास की रिवीजन खासतौर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित करनी है। जैसा आप जानते हैं कि तत्वों में एक बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है कार्बन। कौन से वर्ग में बताया था मैंने कल आपको? पी ब्लॉक में ही है। 13वें और 14वें वर्ग में से छांटना है। तो 13वें वर्ग वाले के लिए इसको आप थर्ड ए वर्ग भी कह सकते हैं। देखो दोनों बोलते हैं इसको। ये 13वां वर्ग है, ये फोर्थ ए, ये 14वां वर्ग है। 13वें वर्ग में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, ये 13वें वर्ग में थे। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। 14वें वर्ग में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये आपके फोर्थ ए वर्ग में 14 वर्ग। इस वर्ग में 14वें वर्ग में जो आपने 11th में पढ़ा होगा, इसको देखो मैं 3 भागों में बांट रहा हूं। कार्बन जो है वो है ए धातु, तो सबसे ऊपर है ए धातु। सिलिकॉन और जर्मेनियम उपधातु है, और टिन और लेड धातु है। आप जानते होंगे कि वे तत्व है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। आसानी से इलेक्ट्रॉन देने वाले बताइए आवर्त सारणी में किस तरफ होंगे? आवर्त सारणी में बाईं तरफ होते हैं। एस ब्लॉक वाले हैं, जैसे एस ब्लॉक में आपको पता है सारे ही तत्व धातु होते हैं। जैसे पहले वर्ग वाले को आप क्षार धातु कहते हैं, और दूसरे वर्ग वालों को क्षारीय मृदा धातु। फर्स्ट वालों क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट ए क्या नाम बताया आपको? क्षार धातु। और सेकेंड ए दूसरा वर्ग, उसको क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातु। यदि आपको ध्यान में आता है, ये फर्स्ट ए और ये सेकेंड ए। फर्स्ट ए में हालांकि हाइड्रोजन स्थान दिया गया है। हाइड्रोजन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि फर्स्ट ए से भी कुछ गुणों में समानता है, सेवंथ ए से भी है, यानी क्षार धातु से कुछ समानता दर्शाएगा, हेलोजनों से भी कुछ समानता दर्शाएगा। कुछ समानता उसकी फोर्थ ए वर्ग वालों से भी है, कार्बन वाले वर्ग से। और कुछ ऐसी भी उनकी विशेषताएं होती है जो उसको उस तीनों ही वर्ग से अलग करती है। इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? फर्स्ट ए में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। देखिए कौन कौन से तत्व है। हाइड्रोजन जो दिया गया है यहां पर, बट ये हाइड्रोजन क्षार धातु नहीं है। H जो लिखा है पहला परमाणु क्रमांक, एक परमाणु क्रमांक वाला तत्व है, क्षार धातु नहीं है। दरअसल ये तत्व तो है ए धातु। बाकी सारे के सारे ये तत्व कहलाते हैं क्षार धातु। और उसका नाम सीधा सीधा ही है। ये तत्व जल से क्रिया करके क्षार बनाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है, सोडियम है मान लीजिए, जल से क्रिया करेगा, एक बड़ी सरल सी क्रिया होती है धातु की। Na की वाले जल से किया, आपने कुछ सबसे सरल रिएक्शन रही है, तो क्या बन रहा है? NaOH प्लस H2। इसलिए आपने हाइड्रोजन वाले पार्ट में पढ़ा भी है कि हाइड्रोजन बनाने जो विधियां है उसमें कि धातु जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, लेकिन साथ में क्या बना रही है? क्षार। तो ये तत्व ऐसे हैं जो जल से क्रिया करके क्षार बनाते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस देते हैं। हाइड्रोजन आपको पता है ज्वलनशील गैस है, हाइड्रोजन है ना, ये ज्वलनशील। इसलिए
सोडियम के बारे में आपने पढ़ा 11वीं क्लास में, पानी में रखते हैं, तेल में रखते हैं इसको, आपको सबको पता है कि सोडियम को किरोसिन तेल में रखते हैं, बहुत ज्यादा क्रियाशील तत्व है। खैर इसको अपन करेंगे। इसमें ये जो रेडियो तत्व है लास्ट वाला फ्रेंसियम Fr, ये कैसा तत्व होता है? रेडियो एक्टिव। किसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव? वे तत्व है जो स्वतः ही विकसित होने वाले हैं, अपने आप विकसित होते हैं, वो तत्व कहलाते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। उसको रेडियो सक्रिय भी बोलते हैं। तो यदि आपको पूछा जाए कि पहले वर्ग में रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है, तो सीधा और सपाट जवाब होना चाहिए फ्रेंसियम का। इस वर्ग में कौन सा ऐसा तत्व है जिसको आप केरोसिन तेल में रखते हैं, तो सीधा जवाब होना चाहिए सोडियम में। आपको ये पता है इस वर्ग में एक तत्व ऐसा नहीं है, लिथियम। सबसे ये जितने भी क्षार धातु हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है, धातु कहते हैं उसी तत्वों को है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सके। अब जब इलेक्ट्रॉन दे सके, इलेक्ट्रॉन का देना ऑक्सीकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन देना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और जिस तत्व का ऑक्सीकरण होता है क्या कहलाएंगे? वे तत्व है, वे तत्व कहलाएंगे अपचायक। फिर समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। बोलिए मेरे साथ में दोबारा से तत्वों के नाम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। कौन से तत्व बोले मैंने? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। इसमें कौन सा रेडियो एक्टिव है? फ्रेंसियम। ये क्यों धातु है? आसानी से इलेक्ट्रॉन देते हैं। क्यों आसानी से इलेक्ट्रॉन देते हैं? इनकी आयरन एंथैल्पी का मान कम होता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयरन एंथैल्पी बढ़ती है, इनकी सबसे कम है। सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। ये मान लो, आप सरल बात समझ लो कि इस वर्ग के तत्वों के बाह्य तमकों से इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत कम ऊर्जा की जरूरत होती है, और जिनमें कम ऊर्जा की जरूरत होती है उनसे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं वे तत्व है धातु कहलाते हैं। धातु चूंकि इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या कहलाए? मैंने क्या कहा? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और जिस तत्व का ऑक्सीकरण होता है वे तत्व ऑक्सीकारक होंगे या अपचायक होंगे? वे अपचायक होंगे। इसलिए ये सारे के सारे तत्व लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम की तो बात अपन कम करते हैं, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव होते हैं उनका रसायन कम ज्ञात होता है। ये सारे सारे धातु हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, देते हैं, सबसे आसानी से देते हैं। किसी भी आवर्त में इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता इनकी सबसे ज्यादा है। इसमें किसी भी आवर्त में सबसे ज्यादा अपचायक प्रवृत्ति होते हैं। यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए कंपटीशन में, 2-3 तत्वों का नाम दिया, उसमें यदि एस ग्रुप का और क्षार धातु है, तो आप तय मानिए उस तत्व की अपचायक प्रवृत्ति औरों की तुलना में ज्यादा होगी। सेकंड वर्ग में आपको पता है सबसे पहले आता है बेरिलियम, फिर आता है मैग्नीशियम। पहले कौन सा आया? बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, उसके नीचे कौन सा आएगा? कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। कौन कौन से तत्व है इसमें? सेकंड है यही है, दूसरा वर्ग है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। देखो क्षार धातु में कौन से थे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। कौन सा रेडियोएक्टिव था इसमें? फ्रेंसियम। और दूसरे वर्ग में कौन से हैं? ये सेकंड ए है। इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। यहां भी ये जो रेडियम है, जैसे यहां फ्रेंसियम था वैसे यहां क्या है? रेडियम। ये कैसा तत्व होगा? ये भी रेडियोएक्टिव तत्व होगा। कैसा होगा? तो क्या दोनों को क्षार धातु बोलेंगे हम? नहीं,
दोनों को नहीं बोलेंगे, दोनों बोलने से दोनों एस ब्लॉक के तत्व हैं। क्षार धातु फर्स्ट ए वाले हैं और सेकंड ए वाले क्षारीय मृदा धातु हैं। क्या होते हैं? क्षारीय मृदा धातु। इनके ऑक्साइडों की जल से जब क्रिया करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं। आपने थोड़ा सा यदि ध्यान से पढ़ा हो, लगता नहीं पढ़ा होगा, लेकिन यदि पढ़ा हो तो ये 3 तत्वों की एक सीरीज है जिसको आप ज्वाला परीक्षण में पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल में भी आता है और थ्योरी में भी यही है। बेरियम, स्ट्रांसियम और कैल्शियम इसके क्षेत्र में बाद में पढ़ेंगे। लेकिन आप ये समझिए एस ब्लॉक में सारे तत्व धातु है, हाइड्रोजन को जबरदस्ती स्थान दिया है। इसलिए आपको बताया, वो गाना चला था ना, मैं आवारा हूं आसमान का तारा हूं, वैसे ही ये गाना किसने गाया? हाइड्रोजन ने। और इसीलिए हाइड्रोजन के लिए आवारा तत्व शब्द का प्रयोग भी करते हैं। यदि आपको पूछते कंपटीशन में कि कौन सा तत्व आवारा तत्व कहलाता है, तो बेचारे हाइड्रोजन पर गाज गिरती है। क्योंकि फर्स्ट ए में भी हो सकता है, सेवंथ ए में भी हो सकता है, कार्बन वाले भी हो सकता है। और आपको पता है हाइड्रोजन, देखिए इसमें एक खास बात और है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? समस्थानिक जानते हो ना? कोई भी तत्व हो उसके एक से अधिक रूप हो जाए तो परमाणु क्रमांक तो नेचुरली समान हो जाएगा। चेंज किसमें आएगा? द्रव्यमान संख्या में। आप ये ऐसे लिखते हैं 1H1, 1H2, 1H3। ये 3 समस्थानिक हाइड्रोजन के हैं। प्रकृति में ज्यादा कौन सा मिलता है? 1H1 मिलता है। और आपको पता है हाइड्रोजन का आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास भी पता है, 1S1 होता है। आपको ध्यान है, सबसे पहला एक परमाणु क्रमांक है, इसको भी पढ़ते हैं तो पढ़ना आना चाहिए। पहले कोष के एस उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन है, पहले कोष के एस उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन है, 1S1। अब आप बता सकते हैं क्या कि जो मेरे प्रोटीन लिखा है 1H1, ये क्या कहलाती है? इधर वाली संख्या जो है ना, ये जो नीचे लिखते हैं ये जेड है। जेड का मतलब क्या है? जेड का मतलब है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक को ही परमाणु संख्या कहते हैं। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि गुरुजी कोई तो आपने तो बोल दिया परमाणु क्रमांक, हमारे गुरुजी ने बोला परमाणु संख्या। अरे भाई दोनों एक ही बात है। और एक्चुअली परमाणु क्रमांक निर्धारित होता है प्रोटॉन की संख्या से। तो प्रोटॉन हो जाए नाभिक में, तो हाइड्रोजन का एक परमाणु क्रमांक है, ऊपर जो संख्या होती है उसको बोलते हैं ए। बता सकते हैं ए क्या होता है? ये होती है द्रव्यमान संख्या। ये क्या कहलाती है? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या किन का योग होता है? द्रव्यमान का मतलब आपको पता है कि परमाणु का, कल परसों आप लोगों ने रामायण पर देखी है, और राम और रावण का जो युद्ध हो रहा है, आप देख रामचंद्र जी सिर काट रहे थे, कटा फिर आ गया, ब्रह्मा जी ने ऐसा दे दिया वरदान, उनको ऐसी जीत दिया होगा। तो ब्रह्मा जी का वरदान उनको मिला तो रामचंद्र जी भी बहुत चंके हो गए। अरे भाई कैसे रावण को हम पातालोक स्वर्गलोक में पहुंचाए? तब विभीषण ने कहा कि इसका जो सारी शक्ति है वो नाभिक में केंद्रित है। आप तो नाभिक में इसके अमृत को सुखाइए। तो नाभिक में क्या होता है? नाभिक होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ए एक्चुअली नाभिक है। नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या है उसका योग है। इसलिए ये आप जैसे एक लिख रहे हैं यहां पर, एक क्या है? दरअसल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग है। अब आप समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन के अंदर जो प्रोटियम समस्थानिक है उसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 है। क्या है? 0 है। खैर इसको अपन आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये ध्यान है कि हाइड्रोजन क्या है? अधातु है। बाकी क्षार धातु और सारे धात्विक गुण वाले तत्व है।
सब में इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति है, अपचायी गुण होते हैं। आवर्त सारणी जो होती है उसमें बाएं से दाएं जाने पर, देखो बाएं से दाएं सीधा नहीं जाया जाता, आपको बता दो। आगे ऐसा लगता होगा सर एस पी डी एफ ऐसा हम लोग बताया आप लोगों ने, लेकिन आप जब आवर्त सारणी ढंग से पढ़ेंगे तो ये आता है क्रम। एफ तो अलग से स्थान आपको पता है, लेंथ नेट इलेक्ट्रॉन नेट अलग से दिए हुए, एस जिसमें 2 वर्ग पहले और दूसरा, डी में कितने आएंगे 10, पी में कितने आ गए 6। आपके दिमाग में भी आ सकता है इसलिए 2 10 और 6 कैसे आ रहा है, ये कहां से आ गया 2 10 6, जो तो 18 हो गया, आपने जोड़ तो मिला दिया, आया कहां से ये, पहले भी आया सीधा है। उपकोष तो होते हैं, उपकोष एसपीडीएफ जिसको आप बोलते हैं, उपकोष की संख्या, क्या बोल रहा हूं मैं, उपकोष की संख्या कितनी होती है 2l + 1, क्या बोल रहे अपन 2l + 1। तो इसमें आप देखेंगे यदि एस उपकोष है, एस उपकोष के लिए किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या होती है 2l + 1। एल कौन सी क्वांटम संख्या है अभी, एल जो है ये कहलाती है द्विगंशी क्वांटम संख्या। इसको गौण क्वांटम संख्या भी कहते हैं। द्विगंशी या गौण क्वांटम संख्या। एस उपकोष के लिए एल का मान कितना होता है 0। एस उपकोष के लिए एल का मान हमेशा 0 होगा, वो चाहे 1s हो 2s हो 3s हो, एस यदि है तो एल का मान कितना होगा 0 होगा। एस यदि है तो एल का मान कितना होगा भाई 0। और पी उपकोष है, पी उपकोष के लिए एल का मान कितना होगा हमेशा, आप बोलिए 1, सही बोल रहे हो आप। एस उपकोष के लिए 0, पी के लिए 1। याद कर लेना आप लोग, ये अपनी तो गाड़ी यहां तक ही चलेगी। एसपीडीएफ, ये किसके मान बोल रहा हूं मैं, एल। देखिए 4 क्वांटम संख्या थे, 4 यार ये पढ़ा आप लोगों ने, कौन कौन सी है, एन एल एम एस, ये प्रतीक है। एन किसके लिए, मुख्य क्वांटम संख्या, किसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या। मोटी बात पढ़ लो एक बार, कोष के बारे में बताती है, किसके बारे में बताती है, कोष। द्विगंशी क्वांटम संख्या उपकोष के बारे में बताती है, किसके बारे में, उपकोष। और तीसरी एम किसके लिए, चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये बताती है कक्षकों के बारे में, कोष उपकोष कक्षक, कोष उपकोष कक्षक। बोलिए कोष, दूसरा बोलो उपकोष, तीसरा क्या बोलो कक्षक। 3 नाम क्या बोले मेरे, हाँ कोष उपकोष और कक्षक, एन एल एम। और
से एन, एन किसका प्रतीक हुआ? मुख्य क्वांटम संख्या का। एल किसका प्रतीक हुआ? द्विगुणित क्वांटम संख्या का। एस किसका हुआ? एम किसका हुआ? चुंबकीय का। और एस चक्रण। अरे भाई इलेक्ट्रॉन घूमता है ना नाभिक के चारों ओर, वो नाभिक के चारों ओर तो घूमता ही घूमता है, साथ में अपने अक्ष पर भी चक्रण करता है। आपने देखा ना ऐसे गिंधड़ वगैरह होता है, उसमें नर्तक घूमते हैं, नाचते नाचते चलते हैं, तो घूम भी रहे हैं और घूम रहे साथ साथ थोड़ा सा डांडिया में देख लो आप। डांडिया में जो नृत्य करते हैं वो महिलाएं घूमती भी है, और एक बार इधर और एक बार इधर, एक बार दक्षिणावर्त एक बार वामावर्त, एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए एस के तो दो ही मान होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है प्लस माइनस 1/2। एस के लिए बोलते ही है कि या तो उसका मान 1 + 1/2 होगा या उसका -1। ये चक्रण के मान होता था। किसके बारे में अपनी बात हो रही थी? एल। एल क्या है? एल है द्विगुणित क्वांटम संख्या, मान फिक्स है। एस को उसके लिए कितना होगा? 0। यानी ये मान लो आप 0 1 2 3 बोलिए 0 1 2 3। एस पी डी एफ अंगुलियों में चलता है खेल। एस पी डी एफ 0 1 2 3, एस पी डी एफ 0 1 2 3, एस पी डी एफ 0 1 2 3। क्या है ये? किसके मान बोल रहा हूं मैं? ये मान बोल रहा हूं द्विगुणित क्वांटम संख्या के। किसके? और ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आवर्त सारणी में 18 वर्ग क्यों होते हैं? क्यों 18 ही थे? क्योंकि आवर्त सारणी में 3 मूलों को स्थान है। वैसे एस डी में दो, इसलिए डी पहले बोल रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग में रहना चाहिए कि गुरुजी से बोले 2 तक ये, 3 से लेकर फिर 12 तक डी बोलने हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पर पूरे 10 हो गए। ये तो देखो गिनो आगे पर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने हुए? 10। फिर 13 14 15 16 17 18 ये हो गए 6। तो 18 वर्ग क्यों हो रहे हैं? ये बात उन बच्चों को समझ में आएगी जिसको ये फॉर्मूला आता है कि किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है इसकी अधिकतम भी लिख सकते हो आप, यहां एक शब्द ये जोड़ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कितने? कम तो आ सकते हैं, खाली भी रह सकता है, ज्यादा ज्यादा ही आएंगे। और उसके लिए जैसे मान लीजिए आपको पूछा जाए कि एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? एस उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, तो आप यहां क्या करें? 2 × 0 + 1 क्यों लिख दिया मैंने? 0 से गुणा क्यों कर दिया? क्योंकि अभी मैंने अंगुली बताया था 0 1 2 3। एस उपकोष के लिए एल का मान कितना है? 0 है, तो यहां 0 रखते ही ये मान कितना आ गया? 2। इसलिए आप खुद कहते हैं कि सर एस उपकोष का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS12 होता है। एस ब्लॉक के तत्वों का यानी पहला और दूसरा वर्ग। अब तो इलेक्ट्रॉनिक दो आएंगे तो इसका मतलब 2 वर्ग की जरूरत है उसको। कितने की जरूरत है? 2। पहला दूसरा उनके लिए है। पी उपकोष अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? तो बताइए आप। फिर अंगुली पी के लिए 0 1 2 3, तो पी के लिए कितना आया? 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा? हाँ 0 1 2 3 बोल रहा हूं, एस पी डी एफ बोल रहा हूं। तो पी के लिए हाँ करेक्ट 1 आएगा, तो ये 1 आ गया, तो ये आ गया। 2 को 1 से गुणा किया 2 ही आया ना, कितना आ गया? 6। अब आप समझ सकते हैं कि पी ब्लॉक के तत्वों के लिए कुल कितने वर्ग की जरूरत पड़ेगी? 6 तो वर्ग की जरूरत पड़ेगी, और वो 6 वर्ग कहां है? 13 से 18। कहां से कहां तक है? इसीलिए जैसे आप
एस ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यहां लिख देता हूं, दोबारा नीचे लिख देता हूं, एस ब्लॉक के NS12 P में आपको पता है जब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको, 6। S पहले भरा जाएगा, कम ऊर्जा, इसलिए कम ऊर्जा का कोष पहले भरा जाता है। तो NS2 Np 1 से 6। आपको मान लें D में पूछ लिया कि D में कितना होगा, आप बताइए, फिर वही गिनती कीजिए आप, 0 1 2 3, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? डी उपकोष के लिए एल का मान कितना होगा, सीधा सीधा क्वेश्चन। और मान कहां से देखना एल का? 0 1 2 3, एस पी डी, अकड़ पकड़ वाली बात है। तो कितना है डी के लिए? 2 आ गया ना, 2 आ गया, तो यहां सूत्र में रखो। दस आ गए। अब बताओ डी ब्लॉक के लिए कितने वर्ग की जरूरत पड़ेगी? 10 की पड़ेगी ना, और तो 10 की पड़ेगी, इसीलिए 3 से 12, कहां से कहां तक? 3 से 12। और डी ब्लॉक के तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या हो जाएगा आपको पता है? n-1 डी 1 से 10, n-1 इसको बोलते हैं अपन, ये संयोजी कोष हो गया। और n-1 का मतलब है संयोजी से पहले वाला। क्या हो गया? संयोजी से पहले वाला। कितने ऐसे लड़के हैं आप लोगों में से जो भी हमारे सामने बैठे हैं, समझ रहे हैं बात को, पढ़ रहे हैं? कितने बच्चे हैं जिनको ये बात समझ में आ रही है कि गुरुजी ने n-1 क्यों लिखा? कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो मेरे बोर्ड में लिखा ये n+l का नियम? देखिए सीधा n+l का नियम लिखा है शब्द में। आपको सिद्धांत नाम सुना आपने, और उस आपको सिद्धांत में एक नियम आता है n+l। और अब तो आप n+l देख के बता सकते हैं कि गुरुजी है तो ये 2 क्वांटम संख्या को योग ही दर्शाता। क्यों? n तो आपने भी बताया कि मुख्य क्वांटम संख्या होती है, और l आपने बताया द्विघाती क्वांटम संख्या है। तो है तो कोई नियम ऐसा जो 2 क्वांटम संख्या योग है, तो योग से कोई बाहर नहीं पता लग रही है। अरे भाई 2 से आपको क्या योग करने से क्या पता लगेगा? इलेक्ट्रॉन पहले किसने, जैसे मान लो आपको सीटियां चटनी है, तो आप पहले सीटी में पहले पहुंचेंगे या दूसरी में पहले पहुंचेंगे, 5वीं में पहले पहुंचेंगे? सोच के बताओ मुझे, पहली में पहले रखोगे पैर या पहले 5वीं में रख दोगे? सीधा पहली में रखोगे ना, कम ऊर्जा वाले में। तो बेचारे इलेक्ट्रॉन जब चढ़ेगा, कोषों में भरेगा, तो कहां जाएगा? कम वाले में, ज्यादा वाले में? कम में जाएगा ना। n+l का नियम यही कहता है। आपने सही पकड़ ली बात को कि इलेक्ट्रॉन उस कोष में प्रवेश करेगा जिसके लिए n+l का मान कम हो। और n+l का मान कम हो, n+l का मान कम हो, क्या बोले? नया इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है। आप जब इलेक्ट्रॉन लिखते हैं तो आपके दिमाग में आता होगा अगला इलेक्ट्रॉन कहां भरेगा? इलेक्ट्रॉन वहां भरेगा जिसमें n+l का मान कम हो। और कम हो इसका मतलब उस उपकोष की, उस कक्षक की ऊर्जा कम होती है। दरअसल कम मान है 9% का, तो समझ लेना उसकी ऊर्जा कम है। और इलेक्ट्रॉन पहले किसे भरा जाएगा? जैसे आपको पूछ रहे 1s और 2s,
इसमें किसकी ऊर्जा कम आप निश्चित बता देंगे कि सर 1s की कम है 2s की ज्यादा है। आपको पूछा जाए 2s और 2p में किसकी ऊर्जा कम है, आप कहेंगे सर 2s की कम है 2p की ज्यादा है। तो पहले किसमें बदल जाएगा इलेक्ट्रॉन 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में। इसको नियम के रूप में बोल दिया। हमें बार बार ऐसे दिमाग में और अपने जहां भी होगा कि इसमें जाएगा इसमें जाएगा, हमारा सीधा सीधा तरीका होता है कि हम उस कोर्स के लिए कक्षा के लिए n का मान और l का मान देख लेंगे और फिर जिसमें योग कम आ रहा है इलेक्ट्रॉन उसमें पहले जाएगा। यहां जो n-1 आता है आपको पता है कि इसे ये बहुत प्रचलित उदाहरण आता है 3d 4s। जैसे आप लोगों ने नाम सुना और साथ 3d 4s। 3d नाम से पता है तीसरे कोष का डी कोष, क्या बोलेंगे इसको, तीसरे कोष का कौन सा कोष, डी कोष। अब यहां n का मान ये जो पहले लिखते हैं ये n का मान ही है 3, l का मान कहां से करेंगे शुरुआत 0 1 2 3 s p d f। तो d के लिए कितना आ गया 2 आ गया। तो n प्लस l का मान कितना हो गया, जोड़ कितना हो गया 5 हो गया। कितना हो गया 5। जबकि यहां n का मान कितना है 4s के लिए ये जो लिखते हैं 4, ये कोष को तो बता रहा है चौथे कोष का एस कोष और मुख्य क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है कोष के बारे में। इसका मतलब n का मान कितना हो गया 4 और l का मान s तो शुरू में आ रहा है ना, 0 से गिनती शुरू करनी है, l का मान आ गया 0। अब बताओ इनका जोड़ कितना आया, इनका जोड़ आ गया 4। अब बताओ इलेक्ट्रॉन 3d में पहले जाएगा 4s में पहले जाएगा, ये तय करो, या 3d में जाएगा 4s में जाएगा। तो नियम तो ये कहता है कि जिसके लिए n प्लस l का मान है उसमें जाएगा। तो बाजी कौन मारेगा 3d और 4s की टक्कर में, 3p के बाद आएगी बात। 3p में इलेक्ट्रॉन भर गए 3p6, अगला 3d में जाएगा या 4s में जाएगा, तो बाजी जाती है 4s के पक्ष में। क्योंकि 4s के पक्ष में क्योंकि n प्लस l का नियम कहता है भाई कि जिसके लिए n प्लस l का मान कम है इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा 4s में फिर जाएगा 3d में। या इसको ऐसे समझ लीजिए कि 4s की ऊर्जा 3d से कम होती है, 4s की ऊर्जा 3d से कम होती है। इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन विन्यास थे क्या चौंक रहे हैं भाई, चौंकने की जरूरत नहीं है, चौंकने की जरूरत ही नहीं है। लिखते हैं आपको पता ही है, हम लिखते जा रहे हैं, पहले भी लिखा आप लोगों ने 11वीं क्लास में, क्या लिखा होगा इसको मैं आपको बता देता हूं कि आर्गन का जो 18 होता है परमाणु क्रमांक, ध्यान है ना। आवर्त सारणी में दाईं ओर फक्कड़पंथी गैसें भी है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये फक्कड़पंथी 18 वर्ग में ही है। कौन सी, हीलियम, ये गुब्बारा वगैरह पड़ते हैं हाइड्रोजन के साथ में रखी होती है ना, इसलिए नियोन, आर्गन, ये बड़े बड़े सिटी में जाते हैं ना आप, होल्डिंग आते हैं चमकदार, तेंदुलकर बल्ला लिया हुआ है चमक रहा है, विराट कोहली चमक रहा है, कहीं कोई चमक रहा है, उसके अंदर साइन बोर्ड के अंदर चमक आते हैं चमक, ये कैसे बनी हुई थी नियोन और हीलियम आर्गन खास तौर से। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन ये अक्रिय गैसें कहलाती है, उत्कृष्ट गैसें भी बोलते हैं इनको, अंग्रेजी में नोबल गैस बोल देते हैं। कहीं आपको इनर्ट गैस लिखा है, इनर्ट गैस, नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस, अक्रिय गैस, ये सारा एक ही है। और इनका परमाणु क्रमांक भी आपको कंठस्थ होना चाहिए, कल पूछूंगा अभी मैं इसको, इनका परमाणु क्रमांक कितना है। देखिए हीलियम का जेड लिखा है ना, जेड का मतलब क्या है परमाणु क्रमांक, हीलियम का 2, नियोन का आप 8 जोड़ते जाओ 10, फिर एक बार 8 जोड़िए 18, फिर 18 जोड़िए 36, फिर 18 जोड़िए
54 और फिर 32 जोड़िए 86, 86। 2 बार 8 8 जोड़ना, 2 बार 18, क्योंकि आवर्त में तत्व होते हैं भाई, ये तो दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 8 तत्व होते, तो 8 8 जोड़ दिया। चौथे और पांचवें 18 18 होते, तो 18 18 जोड़ दिया। छठे 32 होते, 32 जोड़ दिया। इसमें कोई ज्यादा अर्थमेटिक नहीं है। किसी आवर्त में तत्व कितने हैं वो जोड़ लगाना होता है। तो कौन कौन से अवेलेबल है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीरोन, रेडॉन। बोलिए आप वापस, कौन से वर्ग में है? 18वें वर्ग में। शून्य वर्ग की बोला मेंडलीफ ने, तो आपको पता है मेंडलीफ ने जब मूल आवर्त सारणी दी भाई तो 8 ही वर्ग थे, बाद में जोड़ा उसको शून्य वर्ग को, और फिर आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग बने थे। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीरोन और रेडॉन। तो मैं बात कर रहा था आर्गन की। आर्गन का परमाणु क्रमांक है 18। इसके बाद 19 किसका है? पोटेशियम का। देखिए मैं क्यों इसको चुन रहा हूं, इसको भी आप समझ लेना। आर्गन का जब इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे आप शुरू से ही बोले तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 1s2 2s2, क्योंकि पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2। दूसरे में कितने आते हैं? दूसरे में ध्यान क्या? 8। किसी भी कोष में हर चीज का सूत्र है, देखो किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? 2n²। तो पहले कोष में 1 रख दो, यहां पर 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया, 2 से गुणा किया 2, यानी पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 ही आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आएंगे। दूसरे कोष से कितने आ सकते हैं? यहां 2 रखो आप, 2 का स्क्वायर 4 गुने 8, ये 8 आ गए। तीसरे 18 आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? 18 आ सकते हैं। इसका मतलब हुआ ये तो 8 ही है ना अभी तक। अब अगला इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा, 4s में लड़ाई हो गई। आर्गन में तो नहीं हुई, पोटेशियम जब आएगा ना तो पोटेशियम आगे ठिठक दे रहे हैं। देखिए ये लिख दिया इसने, मैं इसको आर्गन को यहां तक लिख देता हूं। अब अगला 2 चांस है, एक तरफ 3D पुकारे इलेक्ट्रॉन आ जा रे आजा, एक तरफ 4s पुकारे इलेक्ट्रॉन आ जा रे आजा। अब 19वां इलेक्ट्रॉन कंफ्यूज हो गया, 3D में जाऊं या 4s में जाऊं? उसी कोष में जाऊं तो 3D आता है, तो जाएगा कहां वो 3D में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? ये जो n+l का नियम है ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन उस कोष या कक्षक में जाएगा जिसमें n+l का मान कम है। तो कम किसके लिए? 3D में, 4s में? 4s में। इसका मतलब अगला इलेक्ट्रॉन चला गया 4s में, और s में आ कितने थे इलेक्ट्रॉन? 1 आते, 2 आते? 2 आएंगे ना, ये खुद ही लिख रहे हो आप, s का ns12। इसका मतलब कैल्शियम जो है 20 परमाणु क्रमांक वाला, उसका क्या आएगा? 4s2। 21 परमाणु क्रमांक किसका होता है? स्कैंडियम का। इसका रहेगा आर्गन 3d1 4s2। या ये कहें कि यहां जो मैं दिख रहा हूं n-1, इस n-1 का मतलब हुआ कि चौथे वर्ग की बात है तो 4s से पहले आएगा, फिर 3d में, इस तरह से 5s से पहले आएगा, फिर 4d में, 6s से पहले आएगा, फिर 5d में। इसको बोलते उपांत्य कोष। उपांत्य, अंतिम से पहला। n-1 क्या बोलेंगे? उपांत्य कोष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो ये डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास है। इस डी ब्लॉक के तत्वों वालों को संक्रमण तत्व बोलते हैं। ये मैंने कल भी ये बात बोली थी कि ये संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इसी प्रकार से एफ ब्लॉक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 आ जाएंगे, और इसका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास आएगा n-2 f1 से 14 n-1
D01 NH2। ये आप याद करें सारे। क्या बोला मैंने? N-2 F के अंदर कितने आएंगे? 14 आ सकते हैं ना। N-2 F 1 से 14, N-1 D01 01 ये 10 क्यों लिखे? इसका भी मैं क्यों बताऊंगा क्यों लिखा है, एक ही क्यों लिखा है, 01 कैसे लिख दिया, 10 क्यों लिखा, लेकिन भी आप याद करें NH2 ये 4 ब्लॉक आपके कंप्लीट अपने होते ही SPTF। इसकी बात है। लेकिन अभी जो मैं आज शुरू कर रहा था, ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा ही बता दिया एक तरह से, सामान्य बातें पर कई बार करेंगे इनके बारे में। मेरी बात हो रही थी कि कार्बनिक यौगिक जो है, नाम से ही पता चल रहा है। देखिए कार्बन के बारे में मैंने कल बताई थी एक बार। कार्बन में 2-3 विशेषता बताई थी। ये कार्बन एकल बंदी बना सकता है, द्विबंध, त्रिबंध, चतुसंयोजकता बोलते हैं इसको। वैसे कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन विन्यास था 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। बताइए ये सही है या ये सही है? दोनों में से कौन सा सही है? पहले वाला या दूसरे वाला? इलेक्ट्रॉन अच्छे होते हैं, परमाणु क्रमांक 6 था कार्बन का, पता है। दोनों में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 2 4 2 6, इसमें 2 2 4 5 6। तो ये सही है, ये सही है या दोनों सही है? तीनों दोनों विकल्प बताइए आप मेरे को बता सकता है आप लोगों में से कि दोनों में से कौन सा सही है? जो मैंने 2 लिखे इलेक्ट्रॉन विन्यास है, इसमें भी एक्स में 2 है, फर्स्ट एक 1s में, इसमें सारे बराबर, लेकिन यहां आगे अंतर आया है, ये सही है और ये गलत है। ये मैं बता सकता हूं। तो बता सकता है आप में से ये सही और गलत कैसे हुआ, किस नियम के आधार पर हुआ? तो नियम है इसका, नियम है वो जो आप N+L का नियम पढ़ रहे थे, वो N+L का नियम भी आपबो सिद्धांत का ही भाग है। जिसका है आपबो सिद्धांत निर्माण करने के बारे में। उसमें एक नियम आता है हुंड का अधिकतम हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। हुंड ने कहा, देखिए एक और आपसे पूछता हूं मैं, ये इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखा किसने? ये सही है, गलत नहीं है। और किसने ये लिखा? इस पी में और इन पी में क्या अंतर है? एक स्टूडेंट ने लिखा 1s2 2s2 2p2 और मैंने कहा सही आपका। एक ने लिख दिया 1s2 2s2 2px2, मैंने कहा ये तुम्हारा गलत है। तीसरा लिखा 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0, मैंने कहा तुम भी सही हो। यानी मैंने उसको भी सही कहा, इसको भी सही कहा, एक कोई गलत कहा। क्या कारण है? इन में क्या अंतर है? देखिए P, सिर्फ P लिखा है, इसका मतलब उपकोष है। क्या है? उपकोष। और जिसने px py और pz लिखा है वो है कक्षक। क्या है? कक्षक। तीन नाम मैंने पहले बोले, कोष, उपकोष और कक्षक। तीन नाम क्या बोले? कोष, उपकोष, कक्षक। और मैंने आज शुरू में बोला है मुख्य क्वांटम संख्या कोष के बारे में बताती है, द्विगुणित क्वांटम संख्या उपकोष के बारे में बताती है, और चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक के बारे में बताती है। ये जो px py और pz है
पी उपकोष के 3 कक्षक होते हैं भाई, px, py, pz, px, py, pz। तो सिर्फ पी जिसने लिखा है वो उपकोष है, ये तो क्या है, उपकोष। और ये जिसने लिखा है px, py, pz वो क्या है, कक्षक। क्या है, कक्षक। और हुंड ने एक नियम दिया, अधिकतम बहुलता का नियम। किसका नियम था, अधिकतम बहुलता का नियम। किसी भी कोष के समभ्रंश कक्षकों में, समभ्रंश कक्षक का मतलब हो गया वे कक्षक जिनकी ऊर्जा समान है। समभ्रंश कक्षकों में, किसमें, समभ्रंश कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण समान होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का वितरण समान। या ये बोल दो एक बार समझने के लिए कि समान ऊर्जा स्तर के जो कक्षक हैं उनमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, एक इसमें भरा जाएगा, एक इसमें, फिर ये होता साथ होता, मान नाइट्रोजन होता, नाइट्रोजन ये लिखते हैं अपन 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 ये लिखते। समान ऊर्जा स्तरीय कक्षक का नाम होता है समभ्रंश कक्षक। बोलिए, समान ऊर्जा स्तर, बोलिए, समान ऊर्जा स्तर के कक्षकों को समभ्रंश कक्षक कहते हैं। अरे तो देख रहे हो आप लोग, कुल बात समझो आप। मैंने बोला समान ऊर्जा स्तरीय कक्षक, क्या बोल रहा हूं मैं, जिनकी ऊर्जा समान है। ये दूसरा कोष है ना, दूसरा कोष, तो दूसरे कोष पी उपकोष। अब पी उपकोष में क्या चेंज हुआ, px, py, pz दोनों की ऊर्जा समान होगी, अलग अलग होगी, समान होगी। ये कक्षक क्या है, समभ्रंश कक्षक। समभ्रंश कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण क्या होगा, समान। और ये नियम किसने दिया, हुंड ने दिया। किसने दिया, हुंड का अधिकतम बहुलता नियम है। तो कार्बन जो है उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास यदि पूछा जाए तो ये होता है 1s2 2s2 2px1 2py1। अब देखिए, यदि आप इसमें कई बार ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे स्टार लगाया होता है, स्टार का मतलब उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था मतलब ऊर्जा प्राप्त, जब भी कोई बंध बनेगा तो कार्बन तो स्वयं अपने आप ऊर्जा प्राप्त करके एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2pz में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा, 2s से 2pz, स्टार लगाएगा। अब बताइए इसमें कितने बंध बनाने की क्षमता होगी, 4। ये धातु है, क्या धातु है, कार्बन। तो मैंने आपको 14वें वर्ग में लिखाया, अभी थोड़ी देर पहले बताया, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ये 14वें वर्ग के, 14वें वर्ग को 4th वर्ग क्यों बोलते हैं, ऐसे मान लो 14वां वर्ग। इसमें पहला तत्व जो है कार्बन, ये क्या होता है, धातु। और ये दोनों क्या होता है कि मैंने उपधातु। और ये क्या होता है, आप आज ये याद कर लो से, आवर्त सारणी में किसी भी वर्ग के तत्व पढ़ रहे हो आप, कोई सा भी तत्व हो, कोई सा ही वर्ग हो, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, किसी ये ऊपर से नीचे, ये धात्विक गुण बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं, धात्विक गुण। इसलिए आप देखो, ये धातु था, उपधातु का मतलब यही होता है, इसमें दोनों गुण पाए जाए, धातु और धातुओं के। सिलिकॉन, जर्मेनियम नाम सुनते ही आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दिमाग में घूम रही होगी, अर्धचालक वाली बात। सिलिकॉन, जर्मेनियम अच्छे अर्धचालक है। टिन और लेड धातु है। वर्ग में ऊपर से नीचे कॉमन लाइन होती, कुछ चीजें कॉमन होती है, हम क्या होता है उसको समझ नहीं पा रहे हैं, हम क्या बार बार अलग अलग पढ़ते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक लक्षण पढ़ते हैं। ये लाइन बोलो, दोबारा बोलो आप,
वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक लक्षण बढ़ते हैं। अब इसको आवर्त में बोलो, देंगे उल्टा बोलो। आवर्त में बाई तरफ कौन से थे? एस ब्लॉक याद है ना आपको? एस ब्लॉक धातु है, क्या धातु है? आप खुद बोले सर, अभी बताया था आपने कि एस ब्लॉक में सारे धातु हैं, चाहे क्षार धातु है, दूसरे वर्ग वाले क्षारीय धातु है। तो आवर्त में क्या होगा? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण घटेंगे, धात्विक लक्षण घटेंगे। इसीलिए पी ब्लॉक जो आप पढ़ते हैं, देखिए आवर्त सारणी है ना, आवर्त सारणी, उसमें 3 ब्लॉक ऐसे हैं जिसमें एक ही पार्टी का बहुमत है, प्रचंड बहुमत है, सरकार है बल्ले बल्ले, और उस सरकार का राजा है धातु, प्रचंड बहुमत है। ये मान लो ऐसा बहुमत मिल नहीं सकता। एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को जबरदस्ती रखा है, बाकी सारे धातु। डी ब्लॉक में सारे धातु, एफ में सारे धातु। तो आप कमाल की बात सोचेंगे कि गुरुजी कमाल हो गया, एस में भी धातु, डी में भी धातु और एफ में भी धातु। तो धातु को तो साम्राज्य है ही, किस किस में ये धातु है, ये तो फिर एस के रूप में पाए जाते हैं। अरे भाई, तो पैसा ना पैसा, ये खनन 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 बोलते मन, कई जगह पढ़ते होंगे खानों के ठेके दिए गए, कई खानों के घोटाले हो गए, कई ये हो गए। कारण क्या है कि नक्सली लोग जो है वो झारखंड बिहार इधर क्यों घूमते ज्यादा? वहां पर धातु की खान है, मान लो आप, ऐसे वहां पर खूब मिनरल्स है और उस मिनरल्स में पैसा है। तो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये मजा है, ऐसे याद ही नहीं करना। देखो कितनी बढ़िया बात है कि मुझे ऐसे सारे धातु, डी में सारे धातु, एफ में सारे धातु, एकमात्र मिली जुली सरकार, और वो मिली जुली सरकार पी ब्लॉक में मिलेगी आपको तैयार। कौन से ब्लॉक में मिलेगी? मिली जुली सरकार, मिली जुली। देखो यहां एक वर्ग पड़ा हमने, इस एक वर्ग में मिली जुली सरकार है। कार्बन है धातु है, सिलिकॉन जर्मेनियम उप धातु है, और टिनोलेट धातु है। तो एक ही तो ब्लॉक है पी ब्लॉक, उस पी ब्लॉक में तीनों आइटम है। वहां धातु भी है, वहां उप धातु भी है, वहां ए धातु भी है। और आपको ताज्जुब होगा, वो भी थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन रेडॉन, वो कहते खामोश। हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन रेडॉन, हमको बोलते खामोश। हम न धातु है, न हम उप धातु है, न हम ए धातु है, हम तो उत्कृष्ट तत्व हैं। आप हमें किसी, ये भी पी ब्लॉक में ही है। तो पी ब्लॉक जो है वो एक अलग सिस्टम है, इसमें सारे हैं, धातु है, धातु उप धातु। और इसीलिए तो यहां लक्ष्मण रेखा नहीं है, यहां विकर्णी रेखा है। ये विकर्णी रेखा पढ़ी आपने 11वीं क्लास में, सीधी नुमा रेखा, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, एस्टेटिन। बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, एस्टेटिन से होती हुई विकर्णी रेखा तत्वों को धातु और धातुओं में बांटती है। उसके बाईं ओर वाले धातु हैं, दाईं ओर वाले ए धातु हैं, और जो उनके आसपास है ये मान लो वो धातु है। हो गई भाई, 2 राज्य जहां मिल रहे हैं। आप जुर्मी में देख लीजिए, राजगढ़ का कल्चर आपको थोड़ा सा अलग क्यों मिलेगा? क्योंकि हरियाणा से टच है, हरियाणा की सीमा में लग रही है, तो वहां का कल्चर राजस्थान और हरियाणा को मिक्स करते मिल जाएगा। वही तो उप धातु है, कुछ उसमें हरियाणा के मिल जाएंगे, कुछ राजस्थान के मिल जाएंगे, कुछ जिले के मिल जाएंगे, और चलता रहता है। ऐसे ही जो बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, एस्टेटिन से होती विकर्णी रेखा है, वो
बांटती है। और पी ब्लॉक है ये, इसके अंदर बाईं ओर वाले धातु और पी ब्लॉक उस विकिरण के बाईं ओर बोलेंगे तो डी एफ एस सब आ गए, वो सब बाईं ओर ही तो है भाई। उस विकिरणी रेखा के बाईं ओर पी वाले तो है ही धातु, लेकिन डी और एस बाईं ओर तो आएंगे, एस तो सबसे बाईं ओर है। तो कहने का मेरा इतना ही अर्थ है कि दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए याद कर लो, एस डी एफ एक तरफ की लहर, धातु ही धातु। पी ब्लॉक मिली जुली सरकार, इसमें धातु भी, अधातु भी, उपधातु भी और उत्कृष्ट गैसें भी हैं। वो पी ब्लॉक है और उस पी ब्लॉक में जो 14 वर्ग है, जिसका एक तत्व है जिसने पूरे रसायन को अलग से अपना वजूद बना दिया और उसने अपने गुणों के आधार पर, जिसमें उसकी एक बंध बनाने, एकल बंध जिसको बोलते हैं, द्विबंध, त्रिबंध, तीनों प्रकार बंध बना सकते हैं। और वो तीनों प्रकार बंध बनाने से और श्रृंखलन मैंने खास कर बताया था मैंने, क्योंकि कार्बन में जो सबसे प्रमुख गुण है वो है श्रृंखलन का गुण है। उसके कारण से कार्बनिक यौगिकों की संख्या, जो कार्बन ने पांडु इधर 5 पांडु थे, 5 तो थे, मिले अपने कौरवों को हरा दिया उन्होंने, तो वापस अपना साम्राज्य ले लिया। तो ये जो है ना कार्बन, इसने ज्यादा तत्वों से कोच नहीं किया, उसने ऑक्सीजन को लिया, हाइड्रोजन को लिया, कभी कभी हाइड्रोजन भी जुड़ जाते हैं। भाई मुख्य रूप में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ही मिलकर के सारी रचना करते हैं। लाखों लाखों यौगिक बन गए। देखिए वो कार्बनिक यौगिक तो सबसे पहले यूरिया के रूप में संश्लेषित हुआ। आपको पता होगा, ये भी कंपटीशन का क्वेश्चन सरल है कि सबसे पहले तो ये मानते थे, देखिए आपको ताज्जुब होगा कि पहले ये मानते थे कि कार्बनिक यौगिक तो जीव जंतु या पेड़ पौधों से प्राप्त होंगे, वो बना ही नहीं सकते, ऐसे कार्बनिक से बना नहीं सकते। क्या मानते थे कि ये तो जैविक है, जीव जंतु से मिलेंगे या वनस्पति से मिलेंगे, लेकिन मोल्डर ने इसका खंडन किया। मोल्डर नामक जो वैज्ञानिक था, उसने सबसे पहले प्रयोगशाला में एक यौगिक का संश्लेषण किया और उसका नाम था यूरिया। इसका मैं सूत्र आपके सामने लिख रहा हूं, NH2CONH2। कैसे बनाया उसने? पोटेशियम साइनेट और अमोनियम सल्फेट की क्रिया से बनाया। इस क्रिया से पोटेशियम साइनेट का ये सूत्र था KCNO और अमोनियम इसकी क्रिया से उसने पहले यौगिक बना अमोनियम साइनेट और अमोनियम साइनेट गर्म करने से पुनर्विन्यास के द्वारा यहाँ पे 12th में रिएक्शन किया। 12वीं क्लास में एक पार्ट है जिसमें आपको कल मैंने बताया था नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह यौगिक, उसके अंदर यूरिया टॉपिक है पूरा, और उस यूरिया के टॉपिक में ये समीकरण भी है सबसे पहले, क्योंकि तो हो गया ऑटोमेटिक वैसे इंपॉर्टेंट है कि पहला संश्लेषित होने वाला यौगिक है पोटेशियम साइनेट और अमोनियम सल्फेट की क्रिया से इसका संश्लेषण हुआ। पहले अमोनियम साइनेट बना, अमोनियम साइनेट को गर्म करने से यूरिया प्राप्त हो। खैर ये अपनी बात होगी, लेकिन मैं ये कह रहा था कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 है मुख्य, तो फिर नाइट्रोजन भी मान लीजिए, फास्फोरस आ जाता है कई जगह, सल्फर आता है, ये 5-7 तत्व मिलकर के अनेक लाखों लाख यौगिक बनाते हैं। इसलिए पूरा जो रसायन विज्ञान है उसमें पूरी ब्रांच बन गई थी क्या, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी बन गई।
एक हो गया इनऑर्गेनिक, अब देखिए एक तरफ ऑर्गेनिक तो उस पर इनऑर्गेनिक। तो ये जो कार्बनिक यौगिक है उसमें कार्बन केंद्र बिंदु है, दूसरा इसमें केंद्र बिंदु रहेगा हाइड्रोजन। और आपको पता है कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले कार्बनिक यौगिक, जिसमें दो ही तत्व बोले थे, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले कार्बनिक यौगिक, जो नाम से स्पष्ट हो जाता है, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। सीधा सीधा है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। बताइए ये हाइड्रोजन और कार्बन धातु है धातु है? तो मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन को यद्यपि फर्स्ट ए वर्ग में रखा गया, लेकिन हाइड्रोजन खुद भी क्या है, हाइड्रोजन खुद भी है धातु और कार्बन तो है धातु है ही। तो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं और सॉरी हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। आप बता सकते हैं क्या कि ए धातु होते हैं आपके हिसाब से कैसे बंध बनाने चाहिए? आयनिक या सहसंयोजक? जैसे धातुओं के बारे में तो आप बता सकते हैं कि सर ये तो आयनिक बंध नहीं बनाएंगे। आयनिक बंध का दूसरा नाम विद्युत संयोजक बंध होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो जाता है। आप लोग जो ये पढ़ते हो ना, ये NaCl का बनना 10वीं क्लास से पढ़ना शुरू करते हो। NaCl आयनिक यौगिक है, तो आप खुद कहते हैं सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, Cl ने इलेक्ट्रॉन लिया, अष्टक पूरा हो गया, ऐसा पढ़ते हो ना आप लोग। धातु जो होते हैं उससे दोनों बार हो इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है, लेकिन उसका प्रमुख गुण होता है इलेक्ट्रॉन का साझा करना। क्या गुण होता है? इलेक्ट्रॉन का साझा। और आपको ये दिमाग में बैठा लो, इलेक्ट्रॉनों के साझे से, साझा बोले तो ब्रिटानिया बिस्कुट 50-50। तो मुझे ब्रिटानिया बिस्कुट कहां से आ गया? ब्रिटानिया बिस्कुट 50-50 का मेरा अभिप्राय यह है कि बंधित परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन का समान भागीदारी करते हैं इसमें। उपसंयोजन फिर भी नहीं है, लेकिन सहसंयोजन में समान भागीदारी करते हैं। और बंध बनने के बाद में उन बंधित परमाणुओं का साधित इलेक्ट्रॉनों पर बराबर अधिकार होता है। क्या होता है? बराबर। सहसंयोजक बंध, सुन लो नाम, सहसंयोजक। सही विच्छेद कर लो इसका, सहसंयोजक बराबर संख्या में जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? साझा। और साझा करके, साझा एकदम सरल आप मान लो एक बार, आप S2 और H3 क्या होता है भाई? आप सामान्य रूप से बोलेंगे सर S तो परमाणु है, S2 अणु है। क्या होगा इनमें? एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। देखो ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर दोनों परमाणुओं का बराबर एक तरह से प्रभाव है। दोनों, इसका नाभिक भी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है, उसका नाभिक भी कर रहा है। सहसंयोजक में इलेक्ट्रॉनों का समान साझा होता है, ये याद रखो। कार्बनिक यौगिक में आप जितने भी पढ़ेंगे, अधिकांश कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। ये लाइन याद रखो, अधिकांश कार्बनिक यौगिक में कौन से सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, समान होता है इलेक्ट्रॉन साझा। तो जो हाइड्रोकार्बन है उसको भी आपको पता है, मैं आज थोड़ा सा 2 मिनट 5 मिनट और लूंगा आपका। हाइड्रोकार्बन को अपन फिर 2 भागों में बांट सकते हैं। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सारे बंध एकल बंध होते हैं। देखिए ये आप लोगों ने सुना होगा कि बताने तो बहुत चीजें हैं, सिग्मा तथा पाई,
सिग्मा और पाई शब्द आते ही सहसंयोजक बंध नहीं है, ध्यान रखना। आयनिक में नहीं होता, आयनिक में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हो गया, आयनिक होगी वो सिग्मा पाई बंध बनता ही नहीं है, ये याद करो। सिग्मा पाई आ गया ना कि सुन लिया कि सिग्मा पाई, सिग्मा बंध, पाई बंध, सिग्मा बंध, पाई बंध, सिग्मा ऐसे सुनता है आप लोग, तो आप दिमाग में बैठा लो आप, क्या बात तो सहसंयोगी हो रही है, सिग्मा पाई हो रहा है। और एक और सरल बात आप एक बार याद कर लें कि एकल बंध है कहीं, उसमें एक सिग्मा बंध होता है। क्या होता है? एकल बंध में एक सिग्मा बंध, ये तो कर सकते हो आप। एकल बंध में तो बढ़ेगा सिग्मा बंध। कल मैं इसको भी करूंगा आपको, सिग्मा बंध क्या होता है, पाई बंध क्या है। हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स जो बैठे हैं आप लोग सुनने से, कोरोना वायरस चल रहा है ना, तो अभी दिमाग आपका थोड़ा चल नहीं रहा है, मुझे ऐसा लगता है। अभी आपको लगता है क्या होगा, अमेरिका में कितने मर गए, इटली में कितने मर गए, जर्मनी में कितने मर गए, भारत में क्या हो रहा है, कब लॉकडाउन खत्म हो। यार छोटो दुनियादारी की बात को जिंदगी करो आनंद। आपने क्या पढ़ना, पाईबंद बनना, पढ़ना और आगे बढ़ना। भारत मजबूत है, आप चिंता मत करो, बिंदास होके पढ़ते रहो। आप तो कोई कोरोना नहीं आएगा, केवल आपको तो साबुन से हाथ धोना, सैनिटाइज करना, मास्क लगाना, बाहर नहीं जाना, केवल पढ़ना। तो आप क्यों मोटिवेशन करते हैं? आपके दिमाग में लगता है कि अभी ऐसे तैयार नहीं है। कोई कहता है गुरुजी गेडियो से क्या पढ़ा, गेडिया थोड़ी है ये सिग्मा है, इसका चिन्ह नहीं है। ऐसा होता है साइंस में, क्या होता है कि बहुत सी चीजें होती है। अब कोई आगे पास बैठा कोई सुन रहा हो, वो सोचे गुरुजी क्या बोल रहे हैं, सिग्मा कट है, सिग्मा लिखी हुई। लेकिन आप तो इंटेलिजेंट है ना, आप समझते हैं ना कि समाक्षति व्यापन से बना है, ये अक्षीयति व्यापन से बना है। और एकल बंध है ना, एकल बंध उसमें केवल और केवल कौन सा बंध होता है, उसमें सिग्मा बंध होता है। एक बार ये याद रहे आप, द्विबंध है, द्विबंध में एक सिग्मा बंध प्लस एक पाई बंध। डबल बॉन्ड है, कई क्या डबल बॉन्ड है। तो आपको दिमाग में रहना चाहिए एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। सिंगल बॉन्ड में क्या रहेगा दिमाग में, एक सिग्मा। एकल बंध में क्या होगा, आपको ये बोल दिया कि बताओ भाई ये यौगिक है मीथेन, इसमें कितने सिग्मा बंध है। फट बोलो, हाथ ऊपर पीछे वाले कर रहे हैं, हाँ कितने, 4। गुड, ये 4 बोल दिया। क्यों बोल दिया, उसने ध्यान से सुना है, रोहतास है ना ये बहुत अच्छा लगा, इसे बहुत सही सुना है कि भाई ये 4 है। गुरुजी ने भी बताया कि 4 एकल बंध है, एक एकल बंध में एक सिग्मा, तो 4 में कितने हो गए, 4 सिग्मा। कहीं ये लिखा, तो बताओ दिनेश कुमार, ये मैंने एथीन लिखी है, एथीन, एथीन जानते हो ना, एल्कीन है ये। इसमें कितने सिग्मा बंध है, और उसने भी सही बोल दिया कि मुझे 5 है। तो 5 कैसे हो गए कि 1 2 3 4, और ये द्विबंध है ना, द्विबंध। अरे इसने सही बताया, तुम कुछ नहीं सुन रहा यार। द्विबंध में यहां लिखा है मैंने भाई, अरे इसको तो जोड़ यार, तब 5 तभी तो होंगे। 1 2 3 4 5, और एक क्या हो गया, पाई बंध। तो कितने हो गए, 5 सिग्मा और एक पाई बंध। त्रिबंध, एक सिग्मा बंध प्लस 2 पाई बंध, जैसे ये है। हाँ तुम बताओ जया, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको तो आता है ना, बहुत अच्छे परसेंटेज है आपके तो, 95-96% है, तो आप सब समझते हैं। इसमें बताओ कि पाई बंध की संख्या कितनी है, सोच लो आप, इस लाइन को पढ़िए, बता दो मेरे को। तो इसमें उत्तर लिखा हुआ है, त्रिबंध में एक सिग्मा 2 पाई है, 2 है ना, सही बता दे बैठिए, 2 पाई बंध, और कितने सिग्मा बंध है, 3 सिग्मा। तो इस तरह से कोई भी यौगिक आपको दिया हुआ हो और आपको ये पूछा जाए कि इसमें कितने सिग्मा
कितने पाई बंद हैं, तो आप ये लाइन याद कर लो, मेरे साथ फिर दोहरा लो। एकल बंद में एक सिग्मा बंद, द्विबंध में एक सिग्मा और एक पाई बंद, त्रिबंध में एक सिग्मा और दो पाई बंद। इसके आधार पर आप बंदों की गणना भी कर सकते हैं। लेकिन संतृप्त हाइड्रोकार्बन जहां भी बोल रहे हो आप, संतृप्त बोले ना, जिसे अपने तृप्त हो गए, क्या हो गए? तृप्त। पार्वती बोल धानिया, और हमें ध्यान होना उचित है। सिग्मा और पाई बंद में मजबूत बंद कौन सा होगा? अरे सिग्मा होगा। कौन सा होगा? ये भी लाइन रट लो एक बार। सिग्मा और पाई बंद में सिग्मा बंद मजबूत होता है। बोलो, सिग्मा और पाई बंद में, तू नहीं बोला पीछे, सिग्मा और पाई बंद में कौन सा बंद मजबूत होता है? सिग्मा बंद मजबूत होता है, प्रबल होता है। कौन सा होता है? सिग्मा बंद। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन नाम से संतृप्त, मजबूत बंद, मजबूत कौन सा? सिग्मा। इसमें सारे बंद कैसे होते हैं? सिग्मा बंद होते हैं। लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होंगे उनमें सिग्मा के साथ पाई बंद भी होंगे। एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन पाई बंद होगा भाई। जो ही बोल दिया ना असंतृप्त, जो ही बोला है, या आपने कोई होगी देखा पाई बंद है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, ये मान लो आप, तो डबल बॉन्ड है तो उसमें एक हो गया, नहीं हो गया पाई बंद, और त्रिबंध उसमें क्या हो गए? दो पाई बंद हो गए। तो जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, ये मान लो आप, चाहिए मान लो पाई बंद है, दोनों तरीके तो एक ही है, ऐसा कोई फर्क थोड़ी है। आप सिग्मा बोले, सिर्फ सिग्मा है, जो भी देखा हमने, वो डबल ट्रिपल है ही नहीं है, तो क्या होगा भाई? वो कुछ संदर्भ हो गया। लेकिन डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है यौगिक में, तो भाई ये मान लेना कि वह यौगिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, या उसका व्युत्पन्न आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो एकल बंध में एक सिग्मा, द्विबंध में एक सिग्मा एक पाई, त्रिबंध में एक सिग्मा और दो पाई। और जब आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे, आपके दिमाग में एकदम से कौन जाएगा? एल्केन। क्या बोल देगा? एल्केन। और एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? याद करें, आज ऐसा करें आप, चलो उसको आगे कर देखते हैं। आप 3 सूत्र जरूर याद रखें आएगा। एल्केन का होगा एल्किन, ये एक प्रतिस्थापी है। ये 4 सूत्र कल आप याद कर गए, कौन से याद कर ले आज? एल्केन CnH2n+2, एल्किन CnH2n, एल्काइन CnH2n-2, एल्किन CnH2n+1, इसको याद करें। आज जैसा आपको पता है कि विश्व पुस्तक दिवस है, विश्व पुस्तक दिवस है, और मैंने आज आपके ग्रुप में भी लिखा, मैंने मेरी कुछ बचपन की बात बताई थी कि किस प्रकार से जब मैं छोटा था तो हम लोग ये सब्जी मंडी है रघुनाथ जी मंदिर के पीछे हमारा मकान किराए पे कह दीजिए जैसे भी था, रहते थे। काफी पुराना मकान था और एक कमरे में 4-5 मेंबर हम लोग रहते थे। और जब छोटे थे तब से ही दुकान जाने का, उधर स्कूल जाने का था, आते समय दुकान वगैरह आते थे, तो वहां पर भी हम लोगों की आदत थी, क्योंकि किताबों की दुकान थी संयोग से, तो खूब बुक्स पढ़ते थे, किताब पढ़ते थे। खाली टाइम होता था तो पिताजी बोलते किताब पढ़िया। और फिर आते समय सब्जी मंडी में एक सार्वजनिक पुस्तकालय था जो बीकानेर डिवीजन सबसे बड़ा, जो मैं दिखा भी आपको, उसमें आके नियमित था कि आधे घंटे पौन घंटे पढ़ना। सुनिए आप लोग,
प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। अभी आपकी क्लासेस चल रही है, पहले चली 11th में, उससे पहले चली। आप लोग इस बात पर ज्यादा निर्भर रहने की आदत छोड़िए कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। महत्वपूर्ण इस बात का है आप कितना पढ़ रहे हैं। शब्दों को चबा चबा के जो पढ़ेगा और जो बार बार टेक्स्ट बुक का रिवीजन करेगा, यकीन मानिए उसी को सब्जेक्ट आएगा। उसका जो ज्ञान है वो ज्ञान सिर्फ सुने हुए ज्ञान की तुलना में हमेशा भारी रहेगा। आपके सामने हम लोग एग्जाम्पल है, जब हम लोग करीब करीब 35 साल पहले, मैंने आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उस क्लास में मैं 1983 में था। 1983 समझ रहे हैं आप? आज से 37 साल पहले की बात कर रहा हूं। और 37 साल पहले कोई ऐसा नहीं था सिस्टम कि हमें बहुत ज्यादा अच्छे या बहुत ज्यादा मेटेरियल टीचर प्रोवाइड करा। टीचर नहीं थे तो प्रोवाइड कहां से कराएंगे। फिर भी जो रीडिंग हैबिट हम लोगों की पड़ी दुकान से और फिर पुस्तकालय से, उसका हमें वो फायदा हुआ कि हम हर चीज को किताब से एक एक शब्द को पढ़ने के बाद आदत पड़ गई। और आदत पढ़ने का परिणाम रहता है कि बहुत सी चीजें धीमे धीमे ये पता लगना शुरू हो गई कि वास्तव में इसका क्या अर्थ है। आप लोग भी, मैं देख रहा हूं पिछले सालों में बच्चों में कमियां है कि वे बच्चे खुद नहीं पढ़ते हैं। क्लास में सर आप पढ़ा दो, सर ये पाठ है क्या, सर इसको करा दो। अरे वो ठीक है, अच्छा है। मजा तब आता है जब स्टूडेंट आए और वो आगे बोले कि सर हम ये पढ़ के आए हैं और ये बात हमारे समझ में नहीं आई है, आप हमें ये बात में क्लियर करो। आपको मैं बताता हूँ, यकीन मानेंगे आप कि जो हम लोगों ने इतने डॉक्टर या इंजीनियर आईटी स्कूल से निकले, मैं ये नहीं कहता ये हमारी देन है। वो बच्चे जिन्होंने हमसे कुछ लिया या खुद ने बहुत अच्छी मेहनत की, वो आगे बढ़ गए। तो आज इस पुस्तक दिवस पर, विश्व पुस्तक दिवस पर मेरा आपसे आग्रह रहेगा, टेक्स्ट बुक को पढ़िए। टेक्स्ट बुक गीता मानिए, वो आपका गीता है, उसको एकदम अध्ययन नहीं, वो धर्म ग्रंथ है अपना, उसी को आप बेस मानो, एक एक लाइन पढ़ो। और एक और संकल्प आप ले लो कि कोई भी आपके साथी का जन्मदिन हो, आपके घर में कोई जन्मदिन हो, तो आप उसको एक अच्छा साहित्य ही उपहार देंगे। आप और दे दो, चलो केक खाए, आप डीजे बजाए, वो आप में आपको ज्यादा नहीं टोक सकता क्योंकि जैसा चलन वैसा चल रहा होगा, लेकिन उसके साथ कितना अच्छा होगी आप बाजार से कोई भी गिफ्ट लाए, लेकिन साथ में एक अच्छा साहित्य लाकर उसको दें और वो पढ़े, तो आपके अच्छे संस्कार होंगे, अच्छे नॉलेज होगी, रीडिंग हैबिट होगी। हम लोग आज भी जैसे भी ये लॉकडाउन चल रहा है, हमें ज्यादा दिक्कत इसलिए नहीं होती है कि खाली समय भी हमें मिलता है तो हम अच्छा साहित्य पढ़ लेते हैं और उसमें भी कुछ निकालते हैं, जिससे जीवन का उत्थान होता है। ये विशेष आग्रह आपसे रहेगा। और दूसरी बात कि आपके आगे कई बार कमरे जीके आएगा, कल जैसे पृथ्वी दिवस थी, विश्व पृथ्वी दिवस, तो अपने को साथ में याद रहना चाहिए यार आज 23 अप्रैल है, आज गुरु जी बोले विश्व पुस्तक दिवस, 23 अप्रैल पुस्तक दिवस, ये भी एक क्वेश्चन है जो आपको याद होना चाहिए। 22 अप्रैल याद होना चाहिए विश्व पृथ्वी दिवस है। तो कभी आप जो कंपटीशन देंगे तो ये छोटी छोटी चीजें जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो भी आपके काम आए। और जैसा मैंने कहा कि कंपटीशन डेली क्वेश्चन 100 रुपए के लिए आपसे पूछा जाएगा। मैं आपको एक बड़ा सरल क्वेश्चन आज दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ। सबसे पहले जो मुझे व्हाट्सएप करेगा उसको 100 रुपए प्राइज मिलने हैं। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि कल जब मैंने क्लास स्टार्ट की, पहली क्लास ली, उसमें मैंने बोलते समय पाठों की संख्या बोली थी और मैंने बोर्ड पे लिखे 17 लेसन बोले। मुझे याद नहीं कितने बोले, वो आपको देख के बताना है और आपको ये मुझे जवाब देना है। वो मैंने जानबूझ के बोला, क्वेश्चन के लिए बोला था कि वास्तव में 12वीं क्लास में कितने पाठ हैं। ये जवाब एकदम सरल सा क्वेश्चन है, उसका सबसे पहले जो जवाब देगा उसको मिलेंगे 100 रुपए। अब
कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।